गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। आप सभी को दशहरा की विजयदशमी की ढेरों विशेष। एक दिन देरी से आपको विश कर रहा हूँ क्योंकि कल की क्लास हो नहीं पाई। चलिए आज की क्लास संडे की स्पेशल है। देखिए अगर मुझसे कोई पूछे कि मेरी फेवरेट क्लास कौन सी है जिसमें मैं मैक्सिमम सिखा पाता हूँ आपको, तो यही वो क्लास है। बड़े सेंटेंसेस को कैसे पढ़ा जाए, लंबे लंबे सेंटेंसेस को कैसे ब्रेक करके उनका मीनिंग निकाला जाए, इस क्लास में मैं आपको सिखाता हूँ। सब कुछ लॉजिकल अप्रोच से होगा, कुछ भी रट्टा वट्टा आपको नहीं मरवाएंगे। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग समझते हैं तो इस क्लास का आप भरपूर फ़ायदा ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करें इसको। क्लास को एक लाइक दे दो, अभी से एक शेयर दे दो। और हाँ, ये जो 13 नंबर की क्लास है इससे पहले की 12 क्लासेस को भी ज़रूर कवर करना धीमे धीमे करके। मैं आपको दिखा देता हूँ, चैनल के होम पेज पे रखी हैं। आप यूट्यूब में या पीसी में चैनल को खोलें, वाईटी योर इंग्लिश शूटर को, नीचे चलते जाएं और यहाँ आपको मिलेगी ये प्लेलिस्ट, ईडियम्स वाली प्लेलिस्ट के बिल्कुल नीचे सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक पार्ट्स ऑफ स्पीच मेथड्स। तो इसमें ये आपको 12-13 क्लासेस जो हैं सारी लाइन से मिल जाएंगी। चलिए फर्स्ट सेंटेंस है। अब देखो हर सेंटेंस में कुछ एरर्स हैं, अपने को पहले इसको ब्रेक करना है और फिर समझना है एरर्स क्यों रखी हुई हैं। डेमॉन्स्ट्रेटिंग एन एनलाइटेंड अप्रोच टू द सोशल क्वेश्चंस दैट अराइज फ्रॉम द ऑनलाइन pornographic content feature children. A three-judge bench has not only clarified the law but also formulated the provisions criminalize accessing and viewing such material. कितना लंबा सेंटेंस है। आपको लग रहा होगा सर इसको तो मैं कभी पढ़ ही नहीं पाऊंगा जीवन में, इसका मीनिंग कभी निकाल ही नहीं पाऊंगा। तो इसका रीज़न ये है, आप इस सेंटेंस को इस तरीके से नहीं देख पा रहे हो। आपका दिमाग इस सेंटेंस को एक, समझ गए ना, एक कहानी की तरह पढ़ नहीं पा रहा है। छोटे छोटे पीसीज जो है कहानी के, उनको अलग अलग करके देख नहीं पा रहा है। तो ये आपको देखना चाहिए। देखो ऐसे लिखा होगा सेंटेंस, डिमॉन्स्ट्रेटिंग एन एनलाइटेंड अप्रोच। देखो वर्ब के आईएनजी फॉर्म से सेंटेंस शुरू हुआ है, यानी ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन बताने वाला फ्रेज है। डिमॉन्स्ट्रेट करना यानी दिखाना, और डिमॉन्स्ट्रेटिंग मतलब दिखाते हुए। जब आप दो काम कर रहे होते हैं ना, तो एक काम आप बताते हैं मेन वर्ब में, दूसरा काम आप बताते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा के पार्टिसिपल फॉर्म में। खाना खाते हुए टीवी देख रहा था, पढ़ाई करते हुए म्यूजिक सुन रहा था। तो यह ऐसे ही डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए काम कोई और होगा आगे, मेन काम भी आगे आएगा। तो कह रहा है जी दिखाते हुए एक एनलाइटेंड अप्रोच को। अब ये एनलाइटेंड क्या होता है जी? देखिए लाइट मतलब प्रकाश, एनलाइट करना यानी प्रकाशमय करना, किसी चीज़ को जगमग करना। और एनलाइटेंड मतलब जो चीज़ पहले से जगमग है, या फिर जो प्रकाश से, रोशनी से, उजाले से, ज्ञान से या इल्म से पहले से ही जगमग है। एनलाइटेंड का मतलब होता है बहुत बुद्धिमानी भरा, बहुत समझदारी भरा, है ना, ज्ञान के चक्षु जिसके खुले हुए हैं। कह रहा है दिखाते हुए एक ऐसी अप्रोच को जिसमें ज्ञान के चक्षु खुले हुए हों, जो बहुत ज़्यादा एनलाइटेंड हो। और ये एक अप्रोच किस चीज़ के लिए है? ये अप्रोच है, टू लगा के बता रहा है, सोशल क्वेश्चंस के लिए, सामाजिक सवालों के लिए। और कौन से सवाल हैं? वो सवाल, अब देखो दैट आया है क्वेश्चंस के लिए, वो सवाल दैट जो अराइज फ्रॉम होते हैं, उभर करके आते हैं, इमर्ज होते हैं। अराइज फ्रॉम होना, इमर्ज फ्रॉम होना, कहीं से उभर करके या निकल करके आना। और ये अराइज फ्रॉम कहाँ से होते हैं? ऑनलाइन पोर्नोग्राफिक कंटेंट से, जो फीचर करता है, जिसमें शिरकत करता है या जिसमें शामिल होते हैं बच्चे। ऐसा पोर्नोग्राफिक कंटेंट जिसमें बच्चों को शामिल किया जाए। कह रहा है जी एक बहुत बुद्धिमानी भरी अप्रोच को दिखाते हुए इस पूरे मामले पे, और मामला उन सवालों को लेकर के है, सामाजिक क्वेश्चंस को लेकर के है, जो बच्चों पे गंदी फिल्मों पे बनने से निकलते हैं कि ये बच्चों को क्यों लिया गया फिल्म में, गंदी फिल्मों में बच्चों का क्या काम है, इनके माँ बाप कहाँ हैं, ये सब सवाल निकलते हैं ना, सामाजिक क्वेश्चंस। कह रहा है जी इसको दिखाते हुए। अब देखो मेन सेंटेंस शुरू हुआ यहाँ से। कह रहा है दिखाते हुए जो 3 जज बेंच है ना, इसने दो काम किए हैं। पहला काम है जी, ना केवल नॉट ओनली क्लैरिफाई करना, क्लियर करना लॉ को, इसने ना केवल कानून को आसान भाषा में बताया है कि बच्चों के साथ ऐसा होगा तो कानून क्या है, बल्कि बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो जानते होंगे आप, ना केवल ये बल्कि ये भी, बल्कि
इन्होंने फॉर्मुलेट भी किया है, बनाया भी है, डिज़ाइन भी किया है। फॉर्मुलेट करना, डिज़ाइन करना, ऐसी प्रोविजंस या धाराओं को या कानूनों को जो क्रिमिनलाइज कर दें, जो क्रिमिनल बना दें या सज़ा के लायक बना दें। एक्सेस करना या व्यू करना ऐसे मटेरियल को, ऐसी गंदी फिल्मों को। ये आपको तरीका होना चाहिए, ये सारे छोटे छोटे पार्ट्स आपको दिमाग में जोड़ने आने चाहिए। अलग अलग करके मैंने सेंटेंसेस को अलग अलग जो है लाइन में लिखा हुआ है ना, इसके हर पार्ट को। मेरे ख्याल से थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं इसको रिपीट करूंगा, फिर इसमें से निकलेंगी 2-3 एरर्स। अब मैं आपको टेक्निकली बताता हूँ कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है। डिमॉन्स्ट्रेटिंग यहाँ पे पीपीएस से है, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। मेन काम नहीं है ये। मेन काम क्या है? जो बेंच है ये है सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट, और इसकी वर्ब है हैज़ क्लैरिफाइड एंड हैज़ फॉर्मुलेटेड। 2 वर्ब्स हैं इसकी। बेंच ने क्लैरिफाई और फॉर्मुलेट किया है, कानून के बारे में साफ से बताया है और नया कानून भी बनाया है इस चीज़ को क्रिमिनलाइज करने के लिए। लेकिन ये काम बेंच ने किया है डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए, दिखाते हुए अपनी ज्ञान के चक्षु खुले वाली अप्रोच को। समझ गए ना? तो डिमॉन्स्ट्रेटिंग जो है एक तीसरा ही काम है जो वर्ब के आईएनजी फॉर्म में, पार्टिसिपल फॉर्म में बताया जा रहा है। वही जैसे बताया था ना मैंने आपको, खाना खाते हुए टीवी देख रहा था, तो जज साहब भी जब लॉ क्लैरिफाई कर रहे थे, फॉर्मुलेट कर रहे थे प्रोविजंस, तब वो ये डिमॉन्स्ट्रेट भी कर रहे थे। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनी हुई है। सब्जेक्ट है इसका, मेन सब्जेक्ट जज साहब या उनकी बेंच। 2 वर्ब्स हैं इसकी। पहली वर्ब है हैज़ क्लैरिफाइड, दूसरी वर्ब है हैज़ फॉर्मुलेटेड। दोनों वर्ब्स कंजंक्शन पेयर से जुड़ी हुई हैं, कोरिलेटिव पेयर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इन दोनों नॉट ओनली और बट ऑल्सो को हमेशा सेम टाइप ऑफ वर्ड्स को जोड़ने के लिए जो है यूज़ करते हैं। या तो वर्ब को वर्ब से जोड़ोगे, नाउन को नाउन से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से। तो देखो इस केस में नॉट ओनली के बाद में वर्ब है, बट ऑल्सो के बाद में भी वर्ब है। एक ही तरह के वर्ड्स को या पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड्स को इनसे जोड़ा गया है। अब एरर कहाँ है? एरर कहाँ है इसमें? देखो एरर यहाँ पे है फ्रॉम प्रोपोजिशन। आप देख पा रहे हो? देखो ये जो टू प्रेपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट है सोशल क्वेश्चंस। अप्रोच के लिए आया है टू, अप्रोच है सामाजिक सवालों के लिए। सवालों के लिए आया है दैट, दैट यानी क्वेश्चंस के लिए, और दैट की वर्ब है अराइज फ्रॉम। दैट सब्जेक्ट हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, वर्ब होगी अराइज फ्रॉम। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट आ गया ऑनलाइन पोर्नोग्राफिक कंटेंट। ऐसा ही है ना भाई? कहाँ से निकले? ऑनलाइन पोर्नोग्राफिक कंटेंट से निकले। तो मुझे ये बताओ ये फीचर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? फीचर को अभी डिक्शनरी में सर्च करो, ये एक वर्ब निकलेगी। फीचर एक नाउन भी है। नाउन फॉर्म में फीचर का मतलब होता है किसी चीज़ की गुण, क्वालिटीज़, है ना? जैसे किसी मशीन में कौन कौन से फीचर्स हैं, है ना, कौन कौन से गुण हैं, क्या क्या काम करती है, क्या क्या फंक्शन है उस मशीन में, वो नाउन फॉर्म है। वर्ब फॉर्म में फीचर वर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ को इंक्लूड करना। जैसे दिस मूवी फीचर्स कैटरीना कैफ एंड सलमान खान। इस मूवी में इंक्लूडेड है कैटरीना कैफ और सलमान खान, दोनों ने इसमें एक्टिंग की है। तो ये कंटेंट में फीचर कर रहे हैं बच्चे, लेकिन फीचर जो है भाई साहब एक वर्ब है, और ये जो नाउन है ये फ्रॉम प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इसके लिए वर्ब नहीं आ सकती, इसके लिए वर्ब नहीं आ सकती। तो क्या आएगा इसके लिए? इसके लिए आएगा एडजेक्टिव। वो वाला कंटेंट जिसमें फीचर करते हैं बच्चे। द कंटेंट फीचर नहीं, फीचरिंग चिल्ड्रन। आ रही बात समझ में? कौन सा कंटेंट? कंटेंट फीचरिंग चिल्ड्रन, वो कंटेंट जिसमें बच्चे फीचर करते हों, है ना? वर्ब के आईएनजी फॉर्म से आप एडजेक्टिव बनाओगे, आप वर्ब को एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा आपको। अगर तो ये वर्ब होती तो इसको एक सब्जेक्ट चाहिए था। सब्जेक्ट इसके पास है नहीं। इस कंटेंट को सब्जेक्ट बना दूं तो फिर फ्रॉम प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट चला गया। ऐसा हो नहीं सकता। प्रेपोजिशन को जो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा वो नाउन किसी का सब्जेक्ट बन नहीं सकता। तो इस वर्ब को कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, इसलिए इस वर्ब को एडजेक्टिव में बदल देंगे, कंटेंट फीचरिंग चिल्ड्रन। अब ये बहुत गहरी एरर थी, ये किसी भी टॉपिक में अलग से नहीं समझाई जा सकती, ना नाउन चैप्टर में, ना प्रोनाउन चैप्टर में, ना वर्ब में, ना एडजेक्टिव में। ये आती है सिंटेक्स बेस्ड एरर्स, जिनको सेंटेंस ब्रेक करके ही समझा जा सकता है। समझ में आ गई? चलो अगर समझ में सच में आ गई है तो इसमें एक और एरर है सिंटेक्स की, वो भी ढूंढ के दिखाओ। देखो जज साहब ने क्लैरिफाई किया था लॉ को। क्लैरिफाई वर्ब का ऑब्जेक्ट है लॉ, और फॉर्मुलेट या डिज़ाइन किया था प्रोविजंस को। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है प्रोविजंस।
ये दोनों नाउन्स किसी ना किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं। जैसे ये कंटेंट जो था पोर्नोग्राफिक कंटेंट, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट था। जब भी कोई नाउन किसी का ऑब्जेक्ट बन जाए फिर वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता। जब कोई नाउन किसी वर्ब का, किसी प्रेपोजिशन का गुलाम हो गया तो फिर किसी वर्ब का वो सब्जेक्ट या मालिक बन ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ये क्रिमिनलाइज नाम की वर्ब क्या कर रही है? क्रिमिनलाइज को भी चेक करो डिक्शनरी में। क्रिमिनल यानी एक गुनहगार, है ना, नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। क्रिमिनलाइज करना, किसी चीज़ को गुनाह के लायक बनाना, किसी चीज़ को गैर कानूनी बनाना, क्रिमिनलाइज करना। तो यहाँ पे क्रिमिनलाइज वर्ब नहीं आ सकती। अगर आएगा तो एडजेक्टिव आएगा। वो प्रोविजंस जो क्रिमिनलाइज करते हैं, क्रिमिनलाइजिंग एक्सेसिंग एंड व्यूइंग सच मटेरियल। आई बात समझ में? प्रोविजंस क्रिमिनलाइजिंग एक्सेसिंग एंड व्यूइंग सच मटेरियल। क्रिमिनलाइज करते हैं एक तो एक्सेस करने को और दूसरा व्यू करने को ऐसे मटेरियल को। अच्छा, आप ये काम और भी कर सकते हैं। प्रोविजंस के लिए दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन लगा सकते हैं जो इस क्रिमिनलाइज वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है। फॉर्मुलेटेड द प्रोविजंस दैट क्रिमिनलाइज दीज टू थिंग्स। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप करें, या तो दैट लगा के इस वर्ब को एक सब्जेक्ट दे दें और ये दैट आ जाएगा प्रोविजंस के लिए और ये वर्ब बन जाएगी दैट की, ये भी ठीक है। दैट नहीं लगाना हो तो वर्ब को आईएनजी फॉर्म बना के एडजेक्टिव में चेंज कर दें, प्रोविजंस के लिए ये एडजेक्टिव का काम करेगी। सेम थिंग यहाँ भी की जा सकती थी। कंटेंट दैट और यहाँ पे फीचर्स आप लिख सकते थे। कंटेंट के लिए सिंगुलर वर्ब लगा के दैट को बीच में ऐड कर सकते थे। चलिए, जिन बच्चों को ये समझ में ना आया हो, आपको लग रहा हो सर बहुत अच्छे लेवल का है, कोई बात नहीं, ये क्लासेस आप ही के लिए हैं। 1 नंबर क्लास से शुरू करो, ये सब चीज़ें बेसिक से आपको सिखाई गई हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। अपने स्ट्रक्चर्ड वे में अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए डाउनलोड करें YT ऐप को। आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया गया है। ऐप पे आपको प्रीमियम क्वालिटी कोर्सेज मिलते हैं जो सिर्फ नाम भर के प्रीमियम है, बहुत ही कम फीस रहती है, अफोर्डेबल कोर्स रहते हैं सभी के लिए। जैसे कि राइटिंग का कोर्स जिसमें 50 आवर्स के अंदर आप लिखना सीख सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए इंग्लिश के अंदर। सारे एग्जाम्स के सारे फॉर्मेट्स इस कोर्स में कवर्ड हैं। छोटा सा पॉकेट क्रैश कोर्स है और दिवाली के मौके पे कुछ एडिशनल डिस्काउंट्स चल रहे हैं। जरूर से जब तक ये डिस्काउंट्स हैं इनका फ़ायदा लेते रहना। 465 में आपको राइटिंग का कोर्स ऐप पे मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको यूपीएससी का कोर्स भी मिलेगा जिसमें राइटिंग को एक स्टेप फर्दर ले जा सकते हैं आप सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए। 1325 में ये कोर्स अवेलेबल है। दिवाली वाला कूपन लगा करके इसका फ़ायदा ले सकते हैं। बैंकिंग एसएससी के कोर्स भी अवेलेबल हैं जिसके अंदर आपको सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करवाया जाता है, कैसे आप एग्जाम को हैंडल करेंगे, बैंकिंग एसएससी प्रीलिम्स मेंस दोनों को। 2 से सवा घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पर टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, आराम से इसको पढ़ लेते हैं। दिस ईयर्स नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन वॉज अवॉर्डेड टू 2 बायोलॉजिस्ट। इस साल का नोबेल प्राइज़ जो है फिजियोलॉजी में और मेडिसिन में, उसे अवॉर्ड किया गया या दिया गया 2 जीव विज्ञानियों को, 2 बायोलॉजिस्ट को। और ये क्यों दिया गया? इज़ फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ माइक्रो RNA। ये है उनकी डिस्कवरी के लिए, उनकी खोज के लिए माइक्रो RNA नाम के पार्टिकल की। और ये माइक्रो RNA क्या है इसके बारे में आगे एडिशनल बताया हुआ है। द स्मॉलेस्ट RNA रेगुलेटर ऑफ जीन एक्सप्रेशन। सबसे छोटा RNA रेगुलेटर है, RNA को रेगुलेट करने वाला है हमारे जीन के एक्सप्रेशन का। जीन तो हम सभी में है लेकिन अलग अलग एक्सप्रेशन के हैं। हो सकता है मेरा जीन बोलता हो कि मैं लंबा होऊंगा और आपका जीन बोलता हो कि आप बहुत गोरे होंगे, या कोई आदमी बहुत काला होगा, है ना, जीन्स ही तो है उसके। कोई बहुत समझदार होगा, कोई बहुत भोला होगा, कोई। तो ये हमारे जीन को कैसे एक्सप्रेस करना है माइक्रो RNA डिसाइड करता है वो सारा एक्सप्रेशन। तो ये जो है माइक्रो RNA की खोज के लिए इन दोनों को इस साल का नोबेल प्राइज़ मिला। और मिला एंड देयर रोल इन जीन रेगुलेशन आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन एंड बिफोर सेल्यूलर मशीनरी इज एक्टिवेटेड फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन। इनके रोल के लिए, जीन के रेगुलेशन में इनकी भूमिका के लिए, और ये भूमिका तब होती है जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, ये प्रोसेस पूरी हो जाती है, और ये होती है इससे पहले कि सेल्यूलर मशीनरी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए। अब ये बहुत टेक्निकल बातें हैं, मोटा मोटा आपका आइडिया इससे लग जाना चाहिए। अब देखो, आपको वो टेक्निक सीखनी है जिससे
ना केवल आपको सेंटेंस का आइडिया लगे बल्कि उसके अंदर की एरर्स भी दिखें। ये तो आपने पढ़ा एक नौसिखिए की तरह है ना, बस बीच में कुछ पढ़ लिया, थोड़ा आइडिया लगा लिया। अगर एक एक्सपर्ट की तरह आप पढ़ना चाहें, जो बच्चे टॉप करते हैं अपने क्लासेस को, अपने एग्जाम्स को, तो ये सेंटेंस आपको ऐसा दिखना चाहिए था, है ना। कुछ बच्चे मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं सर आपको ऐसा दिखता है, हमें तो नहीं दिखता आपको। देखो मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस देख लिए, कम से कम 10 20 50 हज़ार सेंटेंसेस देखे होंगे पिछले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, है ना। आपको 50,000 नहीं देखने हैं, आपको तो 5,000 सेंटेंस ही देख लेने हैं। दिन में 15 20 30 सेंटेंस भी पढ़ोगे तो एक साल के अंदर आपके हज़ारों सेंटेंसेस इस तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस है जिससे मैं आपको, है ना, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इस क्लास का ऑब्जेक्टिव आपकी पढ़ाई को बूस्ट देना है, इस तरीके को आप अपनी पढ़ाई में, रीडिंग में इंटीग्रेट करें। जब आप भी ये बार बार करेंगे ना तो आपको भी इसी तरीके से दिखेगा। कोई इसकी टिप नहीं है। टिप जो कुछ बच्चे बोलते हैं सर टिप दे दो हमें, तो ये टिप जो है ना वो सिर्फ रेस्टोरेंट में मिलती है वेटर को, स्टूडेंट को करनी होती है मेहनत। मेहनत का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अब देख लेते हैं इसको फटाफट से। दिस ईयर्स नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन वॉज अवॉर्डेड टू 2 बायोलॉजिस्ट। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये साल का जो नोबेल प्राइज है ये बन जाएगा सब्जेक्ट, और वो बन जाएगी पैसिव वॉइस में वॉज अवॉर्डेड टू 2 बायोलॉजिस्ट। सही है ना। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि आगे एक और वर्ब रखी हुई है इज। तो ये किसकी वर्ब है भाई। अब आप सोचोगे सर एक सब्जेक्ट की 2 वर्ब्स भी हो सकती हैं, क्या गलती है इसमें। ये वर्ब नंबर 1 होगी, ये वर्ब नंबर 2 होगी, बिल्कुल हो सकती हैं। लेकिन फिर बीच में एंड आता है ना भाई साहब, 2 वर्ब्स लगी हुई हैं तो एंड आएगा ना। या फिर कोमा आया तो फिर 2 से ज़्यादा वर्ब्स होंगी, आगे 2 वर्ब्स और मिल रही होंगी, लास्ट वाली वर्ब से पहले एंड आएगा। तो आगे कोई वर्ब मुझे दिख भी नहीं रही और आप देखना मिलेगी भी नहीं। 2 वर्ब्स रखी हुई हैं, दूसरी वर्ब से पहले एंड होना चाहिए था, आगे कोई वर्ब नहीं आएगी ऐसी। अगर ऐसा है तो सेंटेंस में एरर है, यहाँ पे एंड लगना चाहिए। लेकिन हो सकता है ये एंड की एरर ना हो, ये एरर इस चीज़ की हो कि ये जो वॉज है ना ये वर्ब थी ही नहीं, ये आपने एडिशनली ऐड कर दी। अगर इस वॉज को आप निकाल दें तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कैसे? देखो अगर ये वर्ब थी ना तो यहाँ पे कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं थी। सब्जेक्ट वर्ब को अलग अलग नहीं किया जाता कॉमा से। ये कॉमा आपको बता ही रहा है कि ये बीच की एडिशनल इंफॉर्मेशन है 2 कॉमास के बीच में, और यहाँ पे कोई वर्ब नहीं बल्कि वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी जानी चाहिए जो नोबेल प्राइज़ के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन देगी। दिस ईयर्स नोबेल प्राइज इन मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी, इसको निकाल दो, अवॉर्डेड टू 2 बायोलॉजिस्ट, जो दिया गया 2 बायोलॉजिस्ट को। समझ पा रहे हो कौन सा नोबेल प्राइज? द नोबेल प्राइज अवॉर्डेड टू 2 बायोलॉजिस्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है। पास्ट में कोई काम जो है नोबेल प्राइज पे हो चुका है। समझ पाए? अब देखो वर्ब जो है ना वो असली ये है, वर्ब नंबर ए की वर्ब है, यानी नोबेल प्राइज की। द नोबेल प्राइज इज फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए। ठीक है, तो ये पैनी नज़र से आपको देखना था। ये कोमा देख करके, यहाँ पे एंड गायब है, ये देख करके आपको समझ में आ जाना चाहिए था साहब ये वॉज एडिशनल लगा हुआ है। मेन वर्ब तो इज ही है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है नोबेल प्राइज नाम के सब्जेक्ट के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। एक एरर आपने ढूंढ ली, ये है 2 चीज़ों के लिए। ये नोबेल प्राइज है पहली चीज़ इनकी डिस्कवरी के लिए माइक्रो आरएनए की। और माइक्रो आरएनए क्या है? अगेन देखो कोमा लग गया, फिर एक कोमा यहाँ लग गया, मतलब इस कोमा से इस कोमा के बीच में माइक्रो आरएनए के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है। माइक्रो आरएनए क्या होता है जी? स्मॉलेस्ट आरएनए रेगुलेटर होता है जीन एक्सप्रेशन का। जीन कैसे एक्सप्रेस करेगा इस चीज़ को रेगुलेट करता है। तो पहली चीज़ तो इस चीज़ को डिस्कवर करने के लिए इनको मिला नोबेल प्राइज़। अब देखो एंड लगा के बता रहा है दूसरी चीज़। दूसरा जो रीज़न है नोबेल मिलने का, डिस्कवर करने का, इनके रोल को जीन के रेगुलेशन में, जीन को कैसे रेगुलेट किया जाए। अब किन के रोल को? देर लगा तो यानी प्लूरल हो गया सेंटेंस, मतलब नाउन। भाई प्लूरल के लिए देर लगेगा ना, सिंगुलर के लिए तो हिज लग जाएगा, हर लग जाएगा, इट्स लग जाएगा। ही शी इट फॉर सिंगुलर, दे इज़ फॉर प्लूरल। यहाँ पे मुझे बताओ प्लूरल कोई चीज़ आई है क्या? इस बायोलॉजिस्ट को छोड़ के जो प्लूरल है, इसके अलावा कोई भी नाउन यहाँ पे आपको प्लूरल नहीं दिख रहा होगा। दिख रहा है कहीं नाउन? क्या ये बायोलॉजिस्ट का रोल है जीन रेगुलेशन में? क्या ये बायोलॉजिस्ट हमारे जीन रेगुलेट कर रहे हैं? आप लंबे हैं, मैं काला हूँ,
क्या ये बायोलॉजिस्ट ने डिसाइड किया था? नहीं, ये डिसाइड किया था आरएनए रेगुलेटर ने। आरएनए रेगुलेटर तो सिंगुलर है, माइक्रो आरएनए इसका नाम है, तो मतलब देयर रोल गलत हो गया ना। देयर लगा के तो मैं ये बता रहा हूँ कि बायोलॉजिस्ट जो है उन्होंने हमारे जीन को रेगुलेट कर दिया। उन्होंने थोड़े ना किया, उन्होंने डिस्कवर किया माइक्रो आरएनए को और साथ में डिस्कवर किया इनके रोल को। तो माइक्रो आरएनए का रोल यानी इट्स रोल, मुझे ऐसा लिखना चाहिए, इट्स रोल इन जीन रेगुलेशन। समझ पाए इतनी बात? द नोबेल इज फॉर द डिस्कवरी ऑफ टू थिंग्स। पहली थिंग माइक्रो आरएनए, दूसरी थिंग इट्स रोल, एंड लगा के इट्स रोल इन जीन रेगुलेशन। और ये रेगुलेशन कब? इससे पहले कि सेलुलर मशीनरी जो है, सेल्स बनाने की जो सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है बॉडी में प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए। चलिए, तो ये सेंटेंस को ब्रेक करके एरर्स निकालने का पहला तरीका है। सभी बच्चे जरूर से इन प्लेलिस्ट को पूरी को चला करके देख लिया करो। जिस दिन क्लास ना आ रही हो, ब्रेक हो, उस दिन इस प्लेलिस्ट को आप आराम से प्ले करके देखें। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको एज क्विज, इसमें मिलेंगी आपको एरर्स। 2 एरर्स मिलेंगी इसमें आपको, 2 नहीं इनफैक्ट 3 एरर्स मिलेंगी। ढूंढ के देखो कहाँ मिल रही हैं आपको, ब्रेक करना पड़ेगा दिमाग में ही। नेक्स्ट क्लास में इसी सेंटेंस से मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।